साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदैने मेरठ और मैं आपके साथ तनिषा। आज के दिन लोग तरह तरह की जागरूकता कार्यक्रम करते हैं ताकि देश की जनसंख्या पर हम कंट्रोल पा सके, क्योंकि बढ़ी हुई जनसंख्या से देश की आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी भी बढ़ती है। इसी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो लाखों और करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं ताकि वहां की जनसंख्या बढ़ सके। साथ ही वो तरह तरह की स्कीमें भी देते हैं लोगों को जिससे कि उनके देश की जनसंख्या बढ़ सके। आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन से वो ऐसे देश हैं जो लाखों और करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं अपने देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए। दुनिया को 100 करोड़ आबादी के आंकड़ों तक पहुंचने में हजारों साल का समय लगा था, लेकिन अगले 200 सालों में ही आबादी बढ़कर 7 गुना हो गई। 2011 में वैश्विक जनसंख्या 700 करोड़ थी। अनुमान है कि यह आंकड़ा बढ़कर 2050 तक 970 करोड़ हो जाएगा। आबादी ज्यादा होने पर आर्थिक विकास और रोजगार पर असर पड़ता है, इसलिए दुनिया के कई देश अपनी बढ़ती आबादी को रोकने पर काम कर रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे देश भी हैं जो सबसे उल्टा काम करते हैं, वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने पर खर्चा कर रहे हैं। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत 1989 में यूनाइटेड नेशन की आम सभा में हुई थी। दरअसल 2 साल पहले 1987 में 11 जुलाई को वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 500 करोड़ के भी पार पहुंच गया था। तब लोगों को बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करने के लिए इसे वर्ल्ड लेवल पर मनाने का फैसला किया गया। केवल विकासशील ही नहीं बल्कि विकसित देश भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहला देश है जापान। जापान दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन बाकी विकसित देशों के मुताबिक यहाँ आबादी बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। जापान की जनसंख्या 2017 में अपने शिखर पर 12.80 करोड़ थी। 2021 तक आते आते यह 12.57 करोड़ ही हो गई। जापान की सरकार को चिंता है कि अगर वृद्धि देर तक ऐसे ही गिरती रही तो इस सदी के अंत तक जापान की जनसंख्या आधी हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी से पहले मेडिकल जर्नल द लैंड ने अनुमान लगाया था कि सदी के अंत तक जापान का कुल आबादी 5.3 करोड़ हो जाएगी। आबादी का सीधा संबंध देश के विकास से होता है। अगर वर्क फोर्स ही नहीं होगी तो देश का आर्थिक विकास प्रभावित होगा। इसलिए जापान की सरकार ने 2023 में सालाना लगभग 3.5 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग $25 बिलियन खर्च करने का फैसला लिया है। सरकार का पॉलिसी के मुताबिक माता पिता नवजात से लेकर 2 साल तक के प्रत्येक बच्चे के लिए लगभग $160 यानी कि 9,000 रुपए के मासिक भत्ते के हकदार होंगे। इसके बाद 3 साल और से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए 10,000 येन यानी कि 5,000 रुपए होंगे। माता पिता को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। जापान की तरह रूस में भी गिरती आबादी एक बड़ी समस्या है। रूस की सांख्यिकी एजेंसी रोस्टेट का अनुमान है कि 2046 तक जनसंख्या 14.6 करोड़ से गिरकर 13 करोड़ रह जाएगी। जनसंख्या वृद्धि दर न गिरे इसलिए प्रशासन ने कम आय वाले परिवारों के 8 से 17 सालों की आयु तक के बच्चों के लिए मासिक लाभ देने की शुरुआत की है। प्रति बच्चा मासिक लाभ औसतन कुल 6,000 से 12,000 रूबल यानी कि 11,000 रुपए होगा। रूस में गिरती आबादी से निपटने के लिए बाकायदा एक राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की गई है। इसे डे ऑफ कपल्स यानी कि गर्भधारण दिवस कहा जाता है। यह 12 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन कपल्स को काम से छुट्टी दी जाती है ताकि वह बच्चे कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वे सफल होते हैं तो उन्हें एक कार, नकदी या फ्रिज या का पुरस्कार दिया जाता है। इटली में प्रति महिला फर्टिलिटी रेट महज 1.43 है, जो यूरोप के औसत 1.58 से भी कम है। सरकार ने कई योजना बनाई है जिसके जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। 2023 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित बजट कानून 2024 परिवार अनुकूल और जन्म संबंधित उपायों के लिए 1 बिलियन यूरो यानी कि 9,000 करोड़ आवंटित करता है। योजना में पेरेंटल लीव के दूसरे महीने के वेतन को 80% तक बढ़ा दिया गया है। अगर माता पिता को अधिक आर्थिक मदद की जरूरत होती है तो सरकार बच्चों की शिक्षा और बाकी खर्च उठाती है। सन 1990 के बाद से जन्म स्तर लगातार कम ही हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्ष 2018 में यह जनसंख्या की वृद्धि दर -0.50% है।
यहाँ के हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि सरकार ने बच्चे न पैदा करने वाले दाम्पत्य पर ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो दाम्पत्य बच्चे पैदा नहीं करते हैं उन्हें 20% ज्यादा टैक्स देना पड़ जाता है। रोमानिया में जन्म दर यूरोपीय संघ में सबसे अधिक है, लेकिन यह 2.1 के प्रतिस्थापना स्तर से नीचे है। साथ ही ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग देश के बाहर जाना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्कफोर्स वाली जनसंख्या में गिरावट आ रही है। लोगों को बच्चे करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 18 साल तक की आयु के उन बच्चों को राज्य भत्ता दिया जाता है जो रोमानिया में कानूनी रूप से निवासी हैं। ग्रेजुएशन पूरी होने तक यह भत्ता मिलता है। एक समय पर रोमानिया में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कई तरह के सख्त कानून लागू हुए थे। अगर चिकित्सकों को राज्य का दिया हुआ मासिक जन्म कोटा हासिल करना होता था, ऐसा न करने पर उनकी सैलरी कटती थी। कुछ महीनों में गर्भावस्था परीक्षण करना जरूरी बना दिया गया था। इसके अलावा यदि शादी के 2 साल बाद भी कोई संतान नहीं होती तो प्रत्येक साथी को अधिक टैक्स चुकाना पड़ता था।